गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री अड्डाज गोरखपुर। साथियों, इस एग्री अड्डा जीकेपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एग्रीकल्चर की पूरी सीरीज लेकर के चल रहे हैं। अभी सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी की नियमित कक्षाएं चल रही हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में मैन्योर और फर्टिलाइज़र जो चैप्टर था उसके बारे में बताया था, तो मैन्योर के बारे में हमने चर्चा किया था। तो आज आइए हम मैन्योर में और क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने उसमें फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट के बारे में और नाइट सॉइल के बारे में, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया था। आगे और भी कुछ मैन्योर्स हैं जिनको बताना शेष रह गया था, तो आइए उसमें अब अलग आगे मैन्योर की बात करते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैन्योर है दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट है वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। आप वर्मी कंपोस्ट के बारे में सुन लीजिए। वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार के वर्म से तैयार होता है, एक प्रकार के वर्म के द्वारा तैयार होता है। यह वर्म केचुआ ही होता है। जो सामान्य केचुए होते हैं उनसे काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी ज़्यादा फूड कंजप्शन करने वाला और एक्सक्रेट्रा सीक्रेट करने वाला, उसको जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये लिखा करके गोबर को, जैसे यदि हम गोबर मान ले रहे हैं, गोबर को खा करके और इसे सॉइल में कन्वर्ट करके भुरभुरी बना करके उसे ये निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तो जिसके द्वारा जो वो बनती है, जो मैन्योर बनती है, वो कंपोस्ट मैन्योर होती है, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। यानी ये वार्म के द्वारा एक प्रकार की केचुए की प्रजाति के द्वारा तैयार की जाती है। यदि आपको वर्मी कंपोस्ट तैयार करना है तो आपको वार्म अवेलेबल है, किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र पे आप कांटेक्ट करके वहाँ से वार्म को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो भी प्रोसेस है, इसकी ट्रेनिंग भी होती है, आप केवीके के माध्यम से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा हम आपको इसमें एक लिवाइट दे देते हैं। आपको 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और आधा मीटर गहरा, यानी 2:1:0.5 जो मीटर का यदि हम रेशियो लेते हैं, तो एक डिच बना लीजिए और उसमें नियमित रूप से जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, जैसे आप गोबर हो गया, फार्म जो यार्ड हो गया, डंग वगैरह हो गए, फिर उसके बाद जो घरेलू वेस्ट हो गए, तो उनको आप डालते रहें। और फिर जब उसके बाद हम कीड़ों को, जो वार्म्स होते हैं, उनको अप्लाई किया जाता है, तो ये वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। इसको तैयार होने में 2 से 3 महीने लगते हैं। दोस्तों, सबसे मेन जो मुख्य जो इम्पोर्टेंट है वह, अच्छा हाँ, वर्मी कंपोस्ट के जो तैयार करने की जो विधि है, प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट इज नोन एज वर्मी कल्चर। यानी वर्म के जो वर्मी कंपोस्ट के वर्म हैं उनको रेयरिंग करना, उन से लेकर के और वर्मी कंपोस्ट को तैयार करने की जो प्रोसेस है वह वर्मी कल्चर कहलाती है। तो इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस यानी N, P और K का रेशियो जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यही आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो नाइट्रोजन इसमें 3 होता है, 1 और ये 1:5, 1.5, यानी यही परसेंटेज होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम परसेंट जो होता है वर्मी कंपोस्ट में, यह इतना ही होता है। तो आपसे जनरली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वर्मी कंपोस्ट में कितना % नाइट्रोजन है, फास्फोरस और पोटेशियम है। वर्मी कंपोस्ट क्या होते हैं? जैसे वार्म यानी जो वर्थवार्म है उसे हम किसान का मित्र भी कहते हैं दोस्तों। तो ये रहा वर्मी कंपोस्ट की बात। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वर्मी कंपोस्ट एक ब्रीफ में समझ में आया होगा। दूसरी बात यह है कि वर्मी कंपोस्ट से वार्म मिल बनते हैं। जैसे जो वार्म मर जाते हैं उससे वार्म मिल बनाया जाता है, जो काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है और जो एनिमल्स होते हैं उनको खिलाने के लिए भी दिया जाता है। और तो ये इतना सारा जो है वो वर्मी कंपोस्ट के बारे में हमने आपको बताया।
तो और आगे अब हम बात करते हैं ग्रीन मैन्योर की। ग्रीन मैन्योर आप लोगों ने काफी नाम सुना होगा। तो जब हम बात करते हैं ग्रीन मैन्योर की, तो ग्रीन मैन्योर का मतलब ही होता है हरित खाद। हरित खाद यानी जो खाद हमें हरे पौधों द्वारा मिले, हरे पौधों से तैयार हो, वही ग्रीन मैन्योर है। ग्रीन मैन्योर है। ग्रीन मैन्योर जनरली जो होता है वो हरे प्लांट से तैयार किया जाता है। उसके लीफ लेकर के तैयार किया जाता है, उसके लीफ को कलेक्ट करके तैयार किया जाता है, और फिर इसमें कुछ पौधों को उगा करके फार्म से, या तो कहीं मान लीजिए पेड़ हैं, पौधे हैं, उसको तोड़ करके पत्तियां लाए हरी, और फिर उसको हम जो अपने खेत में उसको डिकम्पोज करवाएं। तो एक प्रकार का ये हो गया। नहीं तो दूसरा जो है वो मेथड ये होता है कि हम ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स को ही ग्रो कर दें, जो ज़्यादा मतलब कि प्रोडक्टिव होती है, न्यूट्रिशियस होती हैं, सॉइल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती हैं। उनको हम फील्ड में ग्रो कराएं और उसके बाद उसी को फील्ड में मिक्स कर दें, यानी उसकी जुताई कर दें। ठीक है, तो वह भी एक खाद तैयार हो जाती है। तो एक ग्रीन मैन्योर, यही जो प्रोसेस है दोस्तों, वो ग्रीन मैन्योरिंग कहलाता है। ग्रीन मैन्योर में मोस्टली जो होता है वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है और उसका इंकॉर्पोरेट कर दिया जाता है फील्ड में। ठीक है, तो ग्रीन मैन्योर में लेग्यूमिनस क्रॉप को ग्रो करने का कारण यह है कि सबसे पहले कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सॉइल में नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी बढ़ाती हैं, और जब हम इसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं सॉइल में, तो मृदा में ऑर्गेनिक मात्रा की जो कंटेंट है वो भी बढ़ जाता है। तो इसलिए हम जो है वो मोस्टली लेग्यूमिनस क्रॉप्स को ही इनकॉर्पोरेट करते हैं। किसके लिए? ग्रीन मैन्योर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब जो से ग्रीन मैन्योर में कुछ जो मुख्य रूप से क्रॉप्स हैं, कुछ मुख्य क्रॉप्स हैं, उसमें इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को जरूर याद रखें। हमने जो पॉइंट आपको बताया है ये, और ये तो एक आपको समझने के लिए पूरा स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि ये ऐसा होता है, और नहीं तो ये जो पॉइंट आपको लिखवा दिया जा रहा है ये आप जरूर याद रखिए। ग्रीन मैन्योर में कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं उसका यूज किया जाता है, तो आइए देखते हैं ग्रीन मैन्योर में कौन कौन सी क्रॉप हैं जो यूज किया जाता है। पहला है सनहेम। सनहेम, ढैंचा है, ढैंचा है, सनहेम है, ढैंचा है, और सिसबानिया है। सिसबानिया, सनहेम, ढैंचा और सिसबानिया, यह जो मुख्य रूप से जो क्रॉप्स हैं, इसका जो इनका यूज किया जाता है, इसका जो बॉटेनिकल नेम होता है वह क्रोटोलेरिया, क्रोटोलेरिया जेंसिया, क्रोटोलेरिया जेंसिया होता है सनहेम का। ढैंचा का जो बॉटेनिकल नेम होता है वह सिसबानिया स्कुलेंटा, सिसबानिया स्पीसीज कर दीजिए, और ये भी सिसबानिया स्पीसीज। ठीक है, तो साथियों ये जो है ग्रीन मैन्योर होती हैं, और जो सिसबानिया का जो प्रयोग है वह सर्वाधिक ग्रीन मैन्योर के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम की जो परसेंटेज है वो इनकी तुलना में अधिक होता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा ससेप्टेबल भी होती है, एक्सेप्टेबल भी होती है प्लांट्स के लिए। तो ये जो मुख्य रूप से हमने 3 क्रॉप्स बताए हैं ग्रीन मैन्योर में, इनको आप जरूर याद रखें, इनका बॉटेनिकल नेम भी आप जरूर याद रखें। दोस्तों ग्रीन मैन्योर में कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि चावल की जो क्रॉप में यदि हम ग्रीन मैन्योर कॉर्पोरेट करते हैं तो 20% तक यील्डिंग बढ़ गई। यानी यदि 1 क्विंटल या 100 kg यदि चावल आपको ग्रो हो रहा है किसी फील्ड में, मान लीजिए 1 हेक्टेयर फील्ड है, मान लीजिए 1 हेक्टेयर में यदि हम 100 किलो या 100 क्विंटल ग्रो करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, तो हम यदि ग्रीन मैन्योर ग्रो कर दें तो इसका 20% बढ़ जाएगा, यानी 120 क्विंटल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ग्रीन मैन्योर को इनकॉर्पोरेट करने का बेनिफिट आप लोगों को दिख रहा होगा। अब हम उम्मीद करते हैं, अब हम इसके बाद यदि बात करें तो
पोल्ट्री मैन्योर। पोल्ट्री मैन्योर की जब हम बात करते हैं, पोल्ट्री मैन्योर क्या होता है? तो जो पोल्ट्री बर्ड्स होती हैं, अब आप कहेंगे कि पोल्ट्री बर्ड्स क्या होती हैं, तो पोल्ट्री बर्ड का मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल मुर्गे की ही बात करें। पोल्ट्री बर्ड्स में बहुत सी बर्ड्स आ जाती हैं जिनको पोल्ट्री फार्म चलाया जाता है, जैसे डक हो गया, और डक है, फिर उसके बाद पिजन वगैरह भी रखे जाते हैं कहीं कहीं, और फिर मुर्गियां हैं, मुर्गियों में भी कई सी वैरायटीज़ हैं। तो ये सारी जितनी बर्ड्स हैं जिनकी हम रेयरिंग कर सकते हैं, वो जो हैं वो पोल्ट्री बर्ड्स के नाम से जानी जाती हैं। तो इनके जो डंग होते हैं, इनके जो वेस्ट होते हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंट है, उनमें क्या क्या न्यूट्रिएंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो अब हम बात करते हैं पोल्ट्री बर्ड्स की। पोल्ट्री मैन्योर। तो पोल्ट्री मैन्योर में जो N-P और K रेशियो है वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट होता है। तो इसे आप देखिए 3:2.6:1:4, मतलब नाइट्रोजन 3%, पोटेशियम 1.4% और फास्फोरस जो है वो 2.6%। तो ये जो है वो पोल्ट्री मैन्योर की जो NPK परसेंटेज है उसको हमने बताया। पोल्ट्री बर्ड्स के बारे में आपको बताया। जब हम पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन देंगे कि कौन कौन सी बर्ड हैं, किसका क्या परसेंटेज है, कौन एग लेंगे, कौन मीट पर्पज है, कौन डुअल पर्पज है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको आने वाले वीडियोज़ में जब हम एनिमल साइंस की स्टडी करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। पोल्ट्री प्रोडक्शन के बारे में वहाँ डिटेल में स्टडी किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। तो ये दोस्तों हम पढ़ रहे थे बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर की। पहले तो ये बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर था, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। जब हम कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करते हैं तो जिसमें न्यूट्रिएंट्स की जो वैल्यू होती है, न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा होती है वो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो इसमें हमने बात की थी ऑयल केक्स की। तो ऑयल केक्स की जब हम बात करते हैं तो ऑयल केक्स साथियों दो प्रकार के होते हैं, एक इडिबल ऑयल केक्स और नॉन इडिबल ऑयल केक। अभी हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऑयल केक्स। इसमें ये ऑयल केक्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, इडिबल, नॉन इडिबल। अब इडिबल का मतलब क्या होता है? जो खाने योग्य हो, यानी जो खलियां ऑयल केक्स जो बचे हैं वो खाने योग्य हैं। नॉन इडिबल का मतलब है कि जो खाने योग्य नहीं है। नॉन इडिबल का मतलब क्या है? जो खाने योग्य नहीं है। ठीक है, तो इडिबल में कौन कौन सा आ रहा है? इडिबल में आपका देखिए ग्राउंडनट केक आ जाएगा। चलिए GN ग्राउंडनट केक, फिर कोकोनट ऑयल केक्स आ जाएगा इसमें। ये सभी जब हम पढ़ेंगे तो क्रॉप्स के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ग्राउंडनट में जो ऑयल परसेंट होता है वो 46% होता है, कोकोनट में 60% होता है। इसके बारे में अभी हम आपको यहाँ लिख देते हैं। ग्राउंडनट में कितना परसेंट होता है? लगभग 46% ऑयल, और इसमें कितना है? लगभग 60% का लगभग ऑयल होता है। ठीक है, ग्राउंड कोकोनट में। तो ये सब दोस्तों जब हम क्रॉप्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको बहुत ही विस्तृत अध्ययन आप लोग करेंगे। जब क्रॉप्स में हम अध्ययन करेंगे, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में, पोमोलॉजी में जब इसका अध्ययन करेंगे इन सब का, तो जब आएगा तो हम इसका बताएंगे आप लोगों को। लेग्यूमिनस के जब हम क्रॉप में अध्ययन करेंगे तो मूंगफली के बारे में बताएंगे, फ्रूट्स क्रॉप की अध्ययन करेंगे तो कोकोनट के बारे में बताएंगे। तो ये सब चीज़ें हम आपको आने वाले वीडियोस में बताया जाएगा। आप हम लोग के साथ चैनल के साथ बने रहें। अब देखिए नॉन एडिबल में क्या है? तो नॉन एडिबल में कैस्टर है, कैस्टर अरंडी, महुआ ऑयल केक। महुआ आप लोग जानते हैं ना, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होंगे वो महुआ जानते होंगे।
और जो ये पूर्वांचल के तराई क्षेत्र के बच्चे होंगे वो महुआ तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि क्या यूज होता है इसका, तो बातों को समझिए, ठीक है। एक ऐसे ही कविता है कि ऊपर था महुआ नीचे कुआं, पानी पी के ये क्या हुआ। तो महुआ का मतलब इसमें इसके द्वारा एल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है। तो महुआ हो गया। फिर नीम का जो केक होता है ये भी जो है वो नॉन एडिबल ऑयल केक्स होते हैं। तो ये दोस्तों एडिबल ऑयल केक्स और नॉन एडिबल ऑयल केक्स, इनमें कुछ न्यूट्रिएंट परसेंटेज होता है, वो आप देख सकते हैं किसी भी प्रिफरेबल बुक में, और यदि आप कहेंगे तो हम इसके प्रोवाइड भी करा देंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एनिमल बेस्ड। ये तो जैसे कि प्लांट बेस्ड कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है। जब हम एनिमल बेस्ड ऑर्गेनिक कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन सा है, देखिए ये प्लांट बेस्ड है, चलिए ये हम लिख दे रहे हैं, ये प्लांट बेस्ड, ठीक है। और दूसरा है एनिमल बेस्ड, एनिमल बेस्ड ओएम, ठीक है। जब एनिमल बेस्ड ऑर्गेनिक मैन्योर की जब हम बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सा आएगा, इसमें है ब्लड मिल है, ब्लड मिल, मीट मिल, ब्लड मिल है, मीट मिल है, फिर उसके बाद फिश मिल है, फिर रॉ बोन मिल है, फिर स्टीम बोन मिल है। इनमें दोस्तों जो एनपीके परसेंटेज होता है, एनपीके परसेंटेज की जब हम बात करते हैं तो ब्लड मिल में एनपीके जब परसेंटेज होता है, ब्लड मिल में ये 10 से 12 होता है या 1 से 2 होता है और ये 1% होता है। तो ब्लड मिल में जब हम बात करें तो 10:12, 10 से 12, फिर 1 से 2 फास्फोरस और पोटेशियम जो होता है वो लगभग 1 के होता है। मीट मिल की हम यदि बात करें तो 10:5, 10.5, फिर 10.5, उसके बाद 2.5 और 0.5, 2.5 और 0.5। फिर जब हम बात करते हैं फिश मिल की तो यह दोस्तों यह 4 से 10%, 3 से 9% और 3% के लगभग ये होता है, 3 से 9 और 3% के लगभग ये होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रॉ बोन मिल की, तो यह जो इसमें नाइट्रोजन है वो 3 से 4% और फास्फोरस जो है वो 20 से 25%। दोस्तों जो बोन होती हैं वह मुख्य रूप से फास्फोरस की ही बनी होती हैं। फास्फोरस की हड्डियां जो हैं, जो हमारे और आपके शरीर में जो बोन्स हैं वाइट कलर की, वो फास्फोरस की ही बनी होती हैं। तो इसलिए जितने भी बोन मिल्स हैं उसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। स्टीम्ड बोन मिल में 1 से 3% की पाया जाता है नाइट्रोजन, और 25 से 30, कहीं कहीं 20 से 30 भी मिलता है, 30% फास्फोरस पाया जाता है, और पोटेशियम की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। तो ये दोस्तों हमने मैन्योर का चैप्टर धीरे धीरे समाप्त किया। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें इसको। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।